अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत होंगे। सबसे अच्छी बात जी, सबसे ज़्यादा हम जिस बात को एम्फसाइज़ करते हैं, आपने देखा होगा स्पेशली एबल्ड लोगों का हमने दिन भी मनाया और आपसे कई ऐसे कम्युनिटी हीरोज़ की को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मुलाकात कराते हैं जिन्होंने किसी भी रुकावट को, मुश्किल को अपनी तरक्की और ग्रोथ के रास्ते में हायल नहीं होने दिया। अब सबसे अच्छी बात जो हुई है, जिस तरह की हम बात कर रहे थे, इनके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनके कोटे को, जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों का हमारे यहाँ हर ऑर्गेनाइजेशन में ख़ास कोटा होता है ताकि उनके लिए आगे बढ़ने की, रोज़गार के मज़ीद मौके पैदा हो सकें, उस पर से सख्ती से अमल दरामद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा जो बेहतरीन बात हुई है, मैं अक्सर कहती थी आपसे कि हम फ़ॉरेन कॉन्सेप्ट्स को लेके आते हैं, हम अगर किसी शख्स को अपने से थोड़ा मुख्तलिफ पाते हैं तो अंग्रेज़ी में तो हम उसको स्पेशली एबल्ड कह देते हैं, लेकिन हमारे पास जब बात की जाती है उर्दू में तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट हिदायत और फैसले के मुताबिक लफ्ज़ माजूर को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इन लोगों को इनकी तरफ इशारा देने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए, और ये बड़ा अहम है इनके लिए, स्पेशली एबल्ड जैसे अफराद। यानी जब आप किसी को हैंडी कैप कहते हैं, स्पेशल कहते हैं, यानी हैंडी कैप से मुराद कि ये हमसे मुख्तलिफ है, तो वो ज़ाहिर सी बात है, एक तो उसको माइनॉरिटाइज भी करता है, दूसरा ये कि आप उसके अंदर एक एहसास महरूमी को भी जन्म दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन फ़ैसला है और इसको हम हर तरह से इसका खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद ये है कि अब मीडिया में काम करने वाले तमाम लोग माजूरी को माजूरी नहीं समझेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें हमारा जो तरीक़ेकार है इन चीज़ों को रेफ़र करने का, उसको बदलना होगा, क्योंकि हर लफ्ज़ उसकी एक अहमियत होती है और हमारे जहनों पे वो नक्श हो जाता है। एक ख़ास अंदाज में इस फ़िल्टर के थ्रू ही आप दुनिया को देखते हैं। जब आपने किसी को माजूर तसव्वुर कर लिया तो ऑलरेडी आप समझेंगे कि उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते नहीं हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अगर इनको एक नेमत नहीं नवाजी तो उसके बरक्स इनके पास और बहुत सारी टैलेंट्स हो सकते हैं। इनकी ग्रोथ के लिए उन सब चीज़ों को भी उबारना बहुत अहम है। तो वेलकम करते हैं जी इस बहुत ही अहम फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, विच विल डेफिनेटली मेक अ मोर इंक्लूसिव पाकिस्तान। अब जब हम इंक्लूसिव कर रहे हैं तो एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ तमाम पाकिस्तानियों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की 65% आबादी 18 से 40 साल की उम्र के दरमियान है, विच इज़ अ ग्रेट नंबर। और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी कनेक्टिवनेस की बात करें, कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करें, तो आपको बताते चलें कि इंटरनेट पे तकरीबन हर साल 23% हम ज़्यादा लोगों को देखते हैं कि उनका एक्सेस आता है, लेकिन फिर भी ये नंबर्स बहुत कम हैं। और अगर हम अपने पीयर्स को देखें, अगर हम अपने इर्द गिर्द के मुकाबले में जो हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ये रेशो ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू इंटरनेट कहीं ज़्यादा है। और आज के ज़माने में जब आप फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे वो जो लिनियर कर्व है कि जब हम ट्रेडिशनल अंदाज में अपने मसाइल को हल करें, उसके बजाय हमारे लिए नए रास्ते खोलती है। हमारे सामने जी कामयाब जवान प्रोग्राम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, एंड वी ऑल्सो हैव विद अस जस्ट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। ही इज़ बिन अ ट्रेडिशनल बैंकर जी, और हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की इनके हवाले से, लेकिन उससे भी बढ़कर, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग इनको मेरे ख्याल में एक स्टार्टअप कैपिटल देगी। सो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पे कामयाब जवान प्रोग्राम से रिलेटेड विजुअल्स चल रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट से के पास आने से पहले मैं ज़रा बात करना चाहूँगी हमारे मेहमान से, जो कि मैं आपको बता रही थी कि उनका ताल्लुक है बैंकिंग से ट्रेडिशनली, बट टुडे वी नो हिम एंटरप्रेन्योर। तो वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो लोएस्ट रंग ऑफ आवर सोसाइटी को हेल्प करनी चाहिए थी, उसमें एक टेक्नोलॉजी का इनपुट के बाद किस तरह नए मौके बन सकते हैं, ये हम जानेंगे नदीम हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। सिद्रा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। नदीम साहब, अभी हाल ही में वी हैव बीन सीइंग यू एडवोकेट फॉर दीज यंग पीपल एंड देयर आइडियाज़, ट्राइंग टू सिक्योर फंडिंग एंड टू गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन हाल ही में आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि हाउ टू मेक डिजिटल पाकिस्तान वर्क, और उसमें वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू हैव हाईलाइटेड इज़ ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब 4G लाइसेंसेस की बात हो रही थी, उस वक्त भी ये देखने में आया कि जो प्रोजेक्शन थी PTA की, उस हिसाब से हमारी कन्वर्जन और एक्सेस ग्रोथ नहीं आई। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? देखें,
ग्रोथ को भी आपको सही तरह डिफाइन करना होगा जी। अगर ग्रोथ इज न्यू सेल फोन और पीपल एक्सेसिंग जस्ट 4G फॉर वॉइस, तो उसमें तो खातिर खा ग्रोथ आई है। आई मीन दिस इज वेल विद इन द रेल्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। हमारा इशू ये है कि जिन लोगों ने स्मार्टफोन भी लिया हुआ है वो जो है इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहे। सही। वो जस्ट आई मीन दे हैव अ 4G कनेक्शन बट दे नॉट यूजिंग इंटरनेट। इसमें बड़ा फर्क है क्योंकि अगर आप ऊपर सिंपली नंबर देखेंगे तो आपके पास 90 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हो गए हैं। सही। ओके, दैट्स अ बिग नंबर। लेकिन इसके अंदर अब आप देखेंगे 50% से ज्यादा जो है वो अभी तक इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनकी वजूहात को देखना पड़ेगा और उसको किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि जी जब आपके पास स्मार्टफोन आ जाता है तो दिस इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। मेरे पास भी स्मार्टफोन है, मेरे घर में स्टाफ है उनके पास भी स्मार्टफोन है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। अब इशू आती है कि उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए। सही। मेरे पास आईपैड या आईपैड खरीद सकता हूँ लेकिन वो नहीं खरीद सकते, तो स्मार्टफोन जो है इज दैट इक्वलाइजर जो एक्सपेंसिव मतलब कंप्यूटर लैपटॉप्स को की जरूरत को खत्म कर देता है। सही। देखना ये है कि आप इसको टेक्नोलॉजी इनेबल करने के लिए जो फवायद है ब्रॉडबैंड के, इंटरनेट के, उसको किस तरह इनके पास जाए ताकि इनको इन सब लोगों को भी ये सर्विस मैसर हो। अच्छा, उसी में आपने फिर एक पॉइंट ऐड किया है कि इनकी एक्सेस को और इनकी यूजेज को बढ़ाने का एक बड़ा आम इट्स अ कॉमन सेंसिकल वे ऑफ डूइंग दैट कि उनकी ज़बान में कंटेंट अवेलेबल हो। आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर ओवर है। आप देखते हैं कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेटिव साइट्स जो हैं वो अंग्रेज़ी में हैं, लेकिन नदीम साहब इस वक्त जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, लोग बहुत एक तो वो हैं कि जो लोगों के पास आपने कहा कि ब्रॉडबैंड है या स्मार्ट डिवाइस है, इसके बावजूद वो इस्तेमाल अगर इंटरनेट का नहीं करे तो उन वजूहात की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिनके पास ये एक्सेस है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास नंबर्स हैं कि जी द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन पाकिस्तान इज़ फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया पोर्टल। फिर उसके बाद PTA को आए दिन कदगन लगानी पड़ती है बिकॉज पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बड़ा प्रोडक्टिव इस्तेमाल तो नहीं कर रहे इंटरनेट एक्सेस का, इसको कैसे बदलें? देखिए, फेसबुक की एक्सेस का मतलब नहीं है कि सब लोग जो है सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक इज ए बिग मीडियम फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फेसबुक को सिर्फ कहना कि फेसबुक के जाने की वजह से प्रोडक्टिव काम नहीं है 100% एक्यूरेट नहीं है। उसमें हो सकता है कि फेसबुक में लोग जा रहे हैं, स्पेशली होम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अब एडवर्टाइज कर रहे हैं और उनकी जो पोस्टिंग है, इंप्रेशन है, उससे लोग ऑर्डर कर रहे हैं। ऑब्वियसली पोर्नोग्राफी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हम दुनिया में बहुत चीज़ों में टॉप पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यूअरशिप और इस शोबे में बहुत आगे आते हैं, तो उसको आप सेपरेट कर दें। बट जो इशू है कि हम प्रोडक्टिव किस तरह बनाएं कामों को, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ये सबसे बड़े मीडियम्स हैं एडवर्टाइजिंग के, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की। और ये कहना कि लोग एजुकेटेड नहीं है किस तरह इस्तेमाल करें, तो फोन लिटरेसी और न्यूमेरिकल लिटरेसी में बहुत फर्क है वर्सेस स्टैंडर्ड एजुकेशन। मेरे आपके घर में आसपास जितने भी लोग हैं सब ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सीख लिया है। क्वेश्चन इज कि अगर आप इन्हीं को एजुकेशन टेक, हेल्थ टेक, डिजिटल टेक इनकी ज़बान में दें और इसको गेमिफाई करके दें, तो बहुत आपको अपटेक मिल सकता है। और ये गेमिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली एजुकेशन में बहुत कामयाब रही है। तो अगर उनकी ज़बान में आप गेमिफाई करके दें तो यकीनन लोग ज़बान भी सीख सकते हैं और नई स्किल्स भी सीख सकते हैं। इसमें हमारे पास खातिर खा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सही। अच्छा नदीम साहब, एक और बड़ा अहम पॉइंट इसमें आ जाता है कि इफ़ वी आर टू एक्चुअली लिंक दिस द ऑनलाइन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस टू गोइंग कैशलेस, पाकिस्तान गोज कैशलेस वन डे, तो उसमें अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास पेपैल मौजूद नहीं है। और इतने सालों के बाद इतनी बड़ी, आपने जैसे खुद इशारा दिया कि 18 से 40 साल की हमारी पॉपुलेशन, यानी इस उम्रों के बीच में 65% हमारी पॉपुलेशन है। क्या कबाहत है कि पेपैल इज़ नॉट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। इसके अलावा जो मोबाइल वॉलेट्स की बात की जाए तो तमाम बैंकों ने, तमाम टेलीकॉम्स ने ऑफर कर दिए, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट व्हिच इज आल्सो हैपनिंग। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे आपने खुद इशारा किया कि फेसबुक के थ्रू या दूसरे पोर्टल्स के थ्रू अगर कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर चीज़ की भी जाती है, प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल भी किया जाता है, तकरीबन नंबर्स हमारे पास ये हैं कि 80% पाकिस्तान अभी भी कैश ऑन डिलीवरी करता है। तो इसको कैसे बदल सकते हैं? 90%। 90%।
तीन वजूहत है। एक तो सिदरा पेपैल को डिजिटलाइजेशन से आप हटा दें, वो एक स्पेसिफिक नीड है फ्रीलांसर्स की, उससे डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में कोई रुकावट नहीं है। वो एक टूल है, अगर वो आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता तो उसके बावजूद भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और इसकी मैं आपसे मजीद वजाहत कर दूंगा। हमारा इशू क्या है? सबसे पहले हमें चाहिए कि लोग जो है एक अकाउंट खोल सकें। अच्छा, इसमें बहुत तरक्की हुई है। पाकिस्तान दुनिया में बहुत कम ममालिक में वाहिद मुल्क है ऐसा जहां आप रिमोटली SMS के जरिए मोबाइल वॉलेट अकाउंट इंस्टेंटली खोल सकते हैं। ये स्टेट बैंक और PTA ने मिलकर 10 साल पहले कवानीन बनाए थे। उसकी वजह से इस वक्त तकरीबन 30 मिलियन मोबाइल वॉलेट्स हो गए। कन्वेंशनल बैंकिंग अकाउंट 1947 से अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 40 मिलियन है और पिछले 7 साल में मोबाइल अकाउंट्स 30 मिलियन तकरीबन हो गए। तो मोबाइल अकाउंट्स खोलने में जो एक रुकावट थी, लोगों कहते हैं फाइनेंशियल एक्सेस देने के लिए, वो खत्म हो गई है। लेकिन ये वो बात हो गई सिदरा के इकबाल का शेर है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। जब तक आप वॉलेट में यूज केस नहीं देंगे तो वॉलेट तो लोग खोल लेंगे। सही। हमारे पास अगेन हम दुनिया में बहुत सारी चीजों में आगे हैं। 6.3 ट्रिलियन रुपया प्रिंट होता है लेकिन किसी बैंक अकाउंट में नहीं है, कैश इन सर्कुलेशन में। वाह, ये रकम बहुत ज्यादा है। ये कैश सोसाइटी। अब आप जब किसी कैश सोसाइटी को डिजिटल लेके जाते हैं तो आपका जाविया सारिफ के जाविये के अलावा कोई और जाविया नहीं हो सकता। सही। अनलेस यू यूज द कस्टमर लेंस यू विल नॉट सक्सीड। एब्सोल्युटली। अब मोबाइल वॉलेट में अगर आप देखें घर के अखराजात जो होते हैं, उनकी जो हायरार्की है, लोग किस पे पैसा खर्च करते हैं? मान सबसे बड़ी नीड जो होती है वो ग्रोसरी शॉपिंग है। मतलब कि या किराना स्टोर से करें या आप बड़े सुपर मार्केट से करें, हर वक्त आपको घर की अशिया की जरूरत होती है। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, बिजली के बिल आ जाते हैं, रेंट आ जाता है, ये सब एक हायरार्की है। मोबाइल वॉलेट्स में आप बिजली, पानी, गैस का बिल दे सकते हैं, आप इंटरनेट शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यूज केस है कि आप किसी किराना स्टोर पे या मोहल्ले के स्टोर पे जाके कैश की जगह डिजिटल पेमेंट दें, ये अभी तक हमने नहीं किया है। अगर आप कंट्रीज को देखें, चाइना को देखें, चाइना में मैं गया था, शायद आप भी गई हो, आप कैश इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो वो आपकी ताज्जुब से आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा यूज केस जो है उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है। नदीम साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, इनफैक्ट हमारे यहाँ तो डीमोटिवेट किया जाता है। आई वाज वाचिंग दिस वन कैंपेन बाय एन इंडियन बैंक। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे अपने कार्ड का या डिजिटल पेमेंट के जरिए का टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना इंसेंटिव है जी, आपको 200 रुपये का पेट्रोल फ्री मिल जाएगा। हमारे यहाँ उल्टा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो देयर आर टाइम्स व्हेन द ट्रेडर्स, द शॉपकीपर्स आपको खुद इंकरेज कर रहे होते हैं कि भाई कैश दे दो, अगर आपने कार्ड से या डिजिटल पेमेंट की तो मैं इतना परसेंटेज ज्यादा चार्ज करूंगा। तो ये तो यानी वी डोंट नो इफ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप दुरुस्त कह रही हैं सिद्रा, इसके 3 बड़े इश्यूज हैं। देखें, मैं तो कार्ड की बात ही नहीं है। कार्ड में एक MDR होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो मर्चेंट को देना पड़ता है और यकीनन वो 1.5 से 2% तक है और मर्चेंट नहीं चाहते कि वो दे, तो वो चाहते हैं अगर आप कार्ड इस्तेमाल करें कि वो 2% आपसे ही ले। लेकिन मैं तो कार्ड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मोबाइल वॉलेट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ ये 2% लागू नहीं होता। सही। लेकिन हमारे इसमें जो इश्यूज है वो दोनों सप्लाई एंड डिमांड साइड से। सप्लाई साइड से इश्यू ये है कि एक अगर मर्चेंट है, किराना स्टोर है, मैं उसको जाके कहता हूँ यार तुम आज कैश की जगह डिजिटल पेमेंट्स लो और मैं तुमसे 2.5% की जगह 0.5% चार्ज करूंगा। वो कहेगा सर मैं क्यों करूं? सही। एक तो मुझे कैश मिल रहा है, आप कह रहे हैं मैं डिजिटल पेमेंट दूं, हो सकता है मेरी सेल बढ़े, फिर मुझे ATM से निकालना पड़ेगा, 15 रुपए वहां देने पड़ेंगे। बट इससे बड़ा जो इश्यू वो ये है कि फिर तो मेरे पीछे FBR आ जाएगा, टैक्स वाला आ जाएगा, तो मैं कैश में सामान देता हूँ। तो ये जो मसला लोगों ने कंट्री ने सॉल्व किया है, वहां उन्होंने कहा है कि ये जो छोटे स्टोर्स हैं इनको एक आप टैक्स हॉलिडे दें डिजिटल पेमेंट्स के लिए, ताकि एक अरसे के लिए इन पे कोई पाबंदी नहीं हो टैक्स देने की फॉर दैट पीरियड। मैं डॉक्टर्स और लॉयर्स और
ब्यूटी पार्लर्स की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। और ये मेरी FBR चेयरमैन प्रीवियस से बात भी हुई थी और वो इससे मुत्तफिक थे कि हम एक पीरियड के लिए मॉम एंड पॉप छोटे किराना स्टोर्स को टैक्स हॉलिडे दें ताकि ये शिफ्ट नदीम साहब, तभी तो आपने आई थिंक इन योर लेटेस्ट आर्टिकल यू आल्सो पॉइंटेड, आई मीन ये सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ऐड टू दैट द एक्सेस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट। तभी कहा जा रहा है कि 121 कंट्रीज की इंडेक्स जो है जिसमें रेडीनेस की बात की जाती है इन नए तकाजों के हिसाब से, तो हम नंबर 98 पे हैं। एक छोटी सी केस स्टडी आपको बताती हूँ नदीम साहब, उस पर आपका कॉमेंट लेके ये सेगमेंट क्लोज करेंगे। अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी पहली वेब सीरीज बनी फॉर एन इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटिंग पोर्टल, तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि पाकिस्तान में उस पूरे पोर्टल में जिसमें बहुत सारी मूवीज, कंटेंट, हर तरह, आपने कहा ना लोकल कंटेंट, हमारी ज़बान में कंटेंट, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट उसमें अवेलेबल है, उसकी महीने भर की जो सब्सक्रिप्शन है जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी यहाँ पे ऑफर की 250 रुपये महीना है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे यहाँ क्योंकि पायरेसी इतनी गर्म है और उसको एक बाकायदा लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, वो पूरी की पूरी सीरीज लोग डाउनलोड करके ऑन DVDs सेल कर रहे हैं और उस DVD की कॉस्ट तकरीबन 450 रुपये है। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस रादर देन समबडी साइनिंग अप फॉर द कंटेंट, और उसमें मैं आपकी बात आपसे समझना ये चाहूँगी, इज इट बिकॉज पीपल डू नॉट ट्रस्ट using their cards or any other means of buying this subscription online, या उनके पास means ही नहीं है? क्योंकि 250 रुपये मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो बहुत कम है। इट्स नॉट लाइक नेटफ्लिक्स जो आपसे हर महीने 1000 रुपये ले रहा हो। देखिए, कार्ड्स के सोल्यूशन तो पाकिस्तान में महदूद रहेंगे क्योंकि टोटल कार्ड, क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन इस वक्त 1 मिलियन से कम है। सही। तो ये वॉलेट के सोल्यूशन पे सब्सक्रिप्शन हो सकती है और वॉलेट से आप आराम से ये रकम ले सकते हैं और इसके अंदर जो परसेंटेज जो पे करेंगे आप द वेंडर, वो 0.5%, 1% से भी कम है। तो इस इशू इसके उस वेबसाइट ने अपने आप को कितना लोगों को अवेयर किया, बट ये आप दुरुस्त कह रही हैं, हमारे पास हर वक्त जुगाड़ लोग ढूंढ रहे होते हैं, हालांकि जुगाड़ का बहुत मर्तबा असल से ज़्यादा महंगा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अगले हफ्ते भी प्लीज़ जॉइन अस फॉर अ सेगमेंट, बिकॉज आई लाइक टू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो कितनी सिक्योर होती है, ख़ास तौर पे हमारा जो बैंकिंग रिलेटेड डेटा होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान में होनहार तालिब इल्मों की कमी नहीं है और यही वजह है कि कोई भी इंटरनेशनल मैदान हो वो अपनी मिसाल आप हैं और नए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं और बैरून मुल्क किसी भी जगह पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो आपको लेना पड़ता है वो है जी GRE। इसमें टोटल मार्क्स आपको 340 में से लेने होते हैं और अभी हाल ही में लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जनाब साद आमिर ने नया रिकॉर्ड कायम किया है 340 में से 339 नंबर्स लेके। सबसे पहले इनके हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और फिर इनसे गुफ्तार से। अस्सलाम वालेकुम साद एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। साद मुझे सबसे पहले बताओ कि GRE में अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त तुमने मार्क्स लिए हैं, इसकी तैयारी कितने अरसे तक की, या ये पहला अटैम्प्ट था आपका या इससे पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हो? जी, तो GRE मैंने पढ़ा 2 महीने के लिए था और ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था। मेरी पहले अटैम्प्ट में मेरा 296 आया था आउट ऑफ 340, जो कि इतना अच्छा स्कोर नहीं माना जाता। उसके बाद दैट वाज माय मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, और मुझे जब सब लोग कहते थे कि ये तुमसे कैसे होएगा, क्योंकि 320 या 320 तक अगर आप स्कोर कर लो तो दैट इज़ नोन एज ए मैजिकल स्कोर। सो 320 प्लस आउट ऑफ 340 बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो मुझे लोग कहते थे कि अगर तुम्हारा 296 आया है तो वाई आर यू इवन एमिंग फॉर अ 24 पॉइंट इंक्रीज, राइट, फ्रॉम 296 टू 320। बट आज अल्लाह ताला ने तो मौजज़ा ही एक तरह से करा दी कि 43 पॉइंट का वर्ल्ड इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड बनवा दी।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे जी, हमारी ज़िंदगियों को बेहतर और ज़्यादा पुरसाइश बनाते हैं कई ऐसे गुमनाम हीरोज़ जिनके बारे में आप और मैं सोचते नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे असल हीरोज़ वही हैं। कल मैंने बड़े अरसे के बाद डाउनटन एबी का ऐसी सीज़न दोबारा शुरू किया और उसमें मुझे देख कर हैरत हुई कि वाकई जब 20th सेंचुरी टर्न अराउंड हुई थी और हमारे अंदर एक बड़ा ये रोब और दबदबा पाया जाता था कि कास्ट सिस्टम है, हम जद्दी पुश्ती रईस हैं, जो लोग ऐसा सोचते थे उनको लगता था कि बाकी लोग जो दरअसल परसू कर रहे थे एजुकेशन को, जिसमें लॉयर्स शामिल थे, जिसमें डॉक्टर्स शामिल थे, तो जिनके पास जद्दी पुश्ती पैसा होता था उनको बड़ा दे वुड लुक डाउन अपॉन देम। लेकिन आज के हालात में अगर हम देखते हैं, ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक के बाद जो नई दुनिया है, चाहे आप हमारे गली मोहल्लों की सफाई की बात कर लें, चाहे आप लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें क्योंकि आपको स्मार्ट लॉकडाउन लगाना पड़ा था, या फिर हमारे डॉक्टर्स की बात करें, दीज आर द पीपल who have stood the test of time। यानी जब तारीख़ लिखी जाएगी और इस बदतरीन पेंडेमिक से निकालने की बात कि किस तरह हम इससे निकल पाए हैं, तो it will be these unsung heroes who have proved to be the real heroes। इसके बाद ज़रा आगे बढ़ते जी, शहर के हालात पे नज़र डालते हैं जिसपे पुरुमीद तो इंसान रहता ही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन वाकई इस शहर के हालात को देखकर और जिस तरह हमने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से दीमक लगने दी है, ना इसको अपग्रेड किया, अपग्रेड तो छोड़िए, जो काम हो रहे थे, यानी एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस शहर में हमेशा से था, आज से नहीं, शायद ब्रिटिश राज के ज़माने से था। और ये नहीं कि आपने कोई नई मास ट्रांजिट सिस्टम को यहाँ पे लेके आना था, सर्कुलर रेलवेज ट्रैम्स यहाँ चला करती थी, लेकिन एक एग्जिस्टिंग सिस्टम पे बिल्डअप करने के बजाय किस तरह करप्शन ने, नाअहली ने और ख़ास तौर पे बेहिसी ने इस शहर को बिल्कुल ख़त्म कर नाज़र हम हर मुश्किल के वक्त में देखते हैं। ज़रा सी बारिश होती है तो हालात हम देखते हैं, बिजली की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने, और ऐसी कुदरती आफत अगर कोई ना भी आए तो हम देख सकते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे, जो अब कहा जाता है कि जी 1.25 करोड़ की आबादी का शहर है, हम सब के मुताबिक कहीं ज़्यादा आबादी का शहर है, इसकी जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है हम उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद ज़रा बात करेंगे कि बड़ी सियासी चहल पहल थी कराची के मामले पर, अब एक डेवलपमेंट कमेटी बन गई है। इस डेवलपमेंट कमेटी से कराची के शहरियों को कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, कितना फ़ाल इसको तसव्वुर करती हैं, इस पर ज़रा बात भी करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। क्वेश्चन है, कई लोगों ने दोबारा बात करनी शुरू कर दी थी कि 1950 से लेकर फिर 1990, 1980 मुख्तलिफ दहाइयों का जिक्र हो रहा था जब ये बात की गई कि कराची की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी मेजर कोई चेंजेस लाना है। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी हवाला दिया जिना के 14 नकात का, लेकिन आपको बताते चलें वो सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की बात थी, कराची को सिंध प्रेसिडेंसी या सिंध के प्रोविंस से जुदा करने की बात नहीं थी। बहरहाल जी, नया दौर, नई सेंचुरी, नए तकाजे, क्या उम्मीदें, इस पर बात करेंगे और तमाम ही स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनका आपसे तारुफ कराती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमारे पैनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा मशहूर कानूनदान भी हैं और आप इनको टेलीविज़न पे एंकरिंग के और करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल कमेंटिंग के फ़राइज़ अदा करते हुए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर वहीद, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची के। और इसके अलावा आपको बताते चले कि थोड़ी ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब तैमूर तालपुर भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ हैदर आपसे करना चाहूँ, क्योंकि कानून की बात की जा रही थी, कोई कभी गवर्नर आज की बात करता है और उसमें कहता है कि जी सिर्फ 60 दिन के लिए ये सिचुएशन हो सकती थी, फिर 149B का बड़ा एक हवाला दिया गया, कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया। इस वक्त जो ये डेवलपमेंट कमेटी सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि तमाम हुकूमत में मौजूद पार्टी साथ मिलकर काम करेंगी, ये कानूनी चाराजोई की वजह से, यानी कानून में कोई गुंजाइश, आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी ये फैसला लेना पड़ा आपके ख्याल में? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सदरा के क्या हम ख्वाहिशात तो हमारी बहुत हो सकती हैं और वक्त की जरूरत भी, लेकिन गुंजाइश आइन और कानून में क्या है ये जी। अब देखें, आर्टिकल 149 की बात की जाती है। आर्टिकल 149 में फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। पहली बात, उन डायरेक्शंस का जुमरा जो है वो महदूद है, और वो महदूद इस हद तक है कि अगर प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इम्पीड या इंक्रोच कर रही हो तो उस हद तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे सकती है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट समझे
कि ग्रेव मेनेस हो रहा है पीस को और ट्रैंक्विलिटी को और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान को, यानी पूरे मुल्क को सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से इस तरह का मनफी असर पड़ रहा है, तो उस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट 149 में डायरेक्शंस दे सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मायने के टेक ओवर नहीं कर सकती, महज उनको डायरेक्शन देके कह सकती है कि इस तरह नहीं, इस तरह करें, पहली बात। दूसरी बात देखें, इसमें जो जहां तक बात आती है कि फेडरली एडमिनिस्टर कराची हो सकता है या नहीं, तो आर्टिकल 239 है जिसके तहत आइन जो है उसमें तरमीम करके सूबों की तकसीम भी की जा सकती है। लेकिन उसके लिए इस वक्त जो आइन में शिक मौजूद है सिद्रा, वो ये रिक्वायर करती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी इस सूरत में सिंध गवर्नमेंट या सिंध असेंबली की भी 2/3 मेजॉरिटी की एक रेजोल्यूशन होगी, तो फिर जाके ये आईनी तरमीम जो है वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे। यानी इस वक्त जो आर्टिकल 239 की सूरत है वो भी इम्प्रैक्टिकल है, तो अनलेस उसको भी आईनी तरमीम के जरिए से चेंज किया जाए तो वो भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस वक्त नहीं है कराची की सूरत हाल एडमिनिस्ट्रेटिवली या पॉलिटिकली या कॉन्स्टिट्यूशनली बदलने के लिए। दो इनडायरेक्ट तरीके मैं आपको जल्दी से बताता चलूं, क्योंकि उसका आपने भी जिक्र किया। एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है और एक गवर्नर्स रूल है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 232 में लगती है, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट ये होगा कि ये बात इस्टेब्लिश हो सके कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सूबा सिंध में इस हद तक हो चुकी हैं जिनको सूबे की हुकूमत नहीं हैंडल कर पा रही। उस सूरत में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगती है। और आर्टिकल 234 में गवर्नर्स रूल लगने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि गवर्नर एक शिकायत भेज सके प्रेसिडेंट को, जिसमें वो बता सके और वाज़ेह कर सके कि सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक अब सूबाई सिंध को नहीं चला पा रही, यानी एक पैरालिसिस हो गया गवर्नेंस का। तो अब ये सारी बातों को अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के पस मंजर में हम सिद्रा देखें तो फिर ये जरूर बात निकलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस तो शायद नाले साफ करने और दीगर म्युनिसिपैलिटीज के इश्यूज पे दी है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस जिस तरह रिपोर्ट हुई हैं उसमें ये जरूर कहा गया है कि सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं और ये ना गवर्नर्स रूल के हवाले से दी गई हैं, ना प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के हवाले से दी गई हैं, तो इनको उसी पस मंजर में लेना चाहिए। लेकिन शायद इसीलिए इतना प्रेशर है सिंध हुकूमत में कि वो एक मुश्तरका कमेटी बना के एक दूसरा रास्ता जो है वो देखने की और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून की रूह से, लेकिन आप भी इसको कवर करते आए हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कभी आप टेबल की दूसरी तरफ भी थे। शौकत साहब मुझे बताएं कि ये अमन कमेटियां बनती रही हैं, पहले ANP और MQM के लिए, फिर आज हमने डेवलपमेंट कमेटी देखी, लेकिन ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं, इसका हमें असर नजर नहीं आता। थोड़े दिनों के लिए हम कहते हैं कि कुछ 1000 टन कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, फलानी सड़क बना दी गई है, इतने फंड्स रिलीज हो गए, ये इनमें से कोई भी मुस्तकिल सोल्यूशन नहीं है। तो हम कैसे माने कि इस दफा विफाक कराची के मसाइल हल करने पे बड़ा सीरियस है और ये जो स्टेप लिया गया है इसके बड़े अच्छे समरात हमारे सामने आएंगे? सिद्रा, पहली बात तो ये है कि 2 दिन से 3 दिन से मैं भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बहस सुन रहा हूँ कि कोई एमरजेंसी लगने जा रही है, कोई गवर्नर रूल आ रहा है, कोई कराची को सिंध से अलग करने की बात हो रही है। बिल्कुल ये बात नहीं है। आपने अभी जो सवाल में एक बात कही, आपको याद होगा कि कराची में जो अमन व अमान की सूरत हाल थी, वहाँ पर डेली जिस तरह भत्ताखोरी होती थी, जिस तरह अगवा बराए तावान होता था, और कराची तो बिल्कुल इस तरह लग रहा था जैसे उसका कोई वाली वारिस नहीं है। लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, तमाम स्टेक होल्डर मिले थे उस वक्त भी, तो कराची का अमन वापस लौट आया था। अभी भी जो पहली और आखिरी तरजीह है जो गुफ्तगू हुई है वो सिर्फ एक हवाले से हुई है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठ के वो कराची जो पाकिस्तान है, वो कराची जो हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की शाहरग है, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ बसे हुए हैं, 3 करोड़ का शहर है, इतने मुल्क नहीं होते हैं वहाँ पर आखिर। और मैं बिल्कुल कोई फंड बट लगाए बगैर वहाँ पर हुकूमतें रही पीपल्स पार्टी और MQM की, और यह अमरीत रही। बदकिस्मती से किसी की भी तरजीह नहीं रही कि हमने कराची को ऊपर उठाना है, हमने कराची को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना है, कराची में हमने अच्छी रोड्स बनानी है, अच्छा सीवरेज का निज़ाम लेकर आना है। वहाँ पर सिर्फ चूँकि कराची पीपल्स पार्टी 3 बार अभी वज़ारत आला एंजॉय कर रही है, वो कभी भी यहाँ पे उनको मैंडेट नहीं मिला।
MKM को मैंडेट मिलता रहा लेकिन उन्होंने हक अदा नहीं किया। अभी नईम साहब बैठे हैं, मैं बिल्कुल एहतराम के साथ ये बात कहूंगा, एक दफा इनको चांस मिला वहां पर मेयर बनने का और इन्होंने अच्छा काम किया, उस वक्त कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, अच्छा, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही। इसी तरह तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान भर में पहली बार मैंडेट मिला जिसमें कराची भी शामिल है और हम पहली बार हुकूमत में आए। मैं समझता हूं कि ये हमने इस इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि इसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई रुकावट डालने जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन देने जा रहे हैं या हम लोग कोई उनको इंटरफेयर करने जा रहे हैं, नहीं। वहां बैठ के आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन नहीं, लेकिन शौकत आप सॉरी टू इंटरजेक्ट, मुझे बताएं, आपको पहली दफा सिंध से वोट मिला, कराची से वोट मिला, लेकिन 2.5 सालों में कराची को क्या मिला? हम अभी भी देखते हैं कि चाहे वो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम हो या फिर शजरकारी की मुहिम हो, वजीर आजम जो कि पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है इंक्लूडिंग कराची, उनको हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं, उनको हम लाहौर में देखते हैं, उनको हम क्वेटा में देखते हैं, कराची आते हैं तो हमारे CM से भी नहीं मिलते वो। तो सिद्रा, अगर 70 साल में कुछ नहीं मिला तो अगर 2.5 साल 2 साल हमारी हुकूमत को आते ही अगर यही काम फिर आप क्या हुआ जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं? सिद्रा, मैं और बात कर रहा हूं। मैं आपका सवाल मेरे सर आंखों पर, मैं समझता हूं कि आप अवाम की फलाह बहबूद की बात कर रही हैं, कराची की बेहतरी की बात कर रही हैं, लोगों की हकूक की बात कर रही हैं। हमने तो उसी वक्त जब देखे ना, अभी बातें शुरू हो गई है ना कि डायरेक्शन आ रही है, इमरजेंसी लग रही है, गवर्नर रूल लग रहा है, जब हमने देखा कि अभी भी ये लोग सीरियस नहीं हैं, ये लोग संजीदा होकर कराची को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और आपकी जो डेवलपमेंट है, वो तो अभी जैसे हैदर ने कहा कि लॉ में, आइन में हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, इसके बियॉन्ड आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन कमिंग बैक टू द फोर्सेस, जैसे आपने खुद अभी जमात इस्लामी का जिक्र किया, कर भी नहीं रहे जी, हम कर भी नहीं रहे। हमने तो तमाम स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट की है। सर, ये मसले हतन नहीं कर रहे या वाकई नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर रहे, हाथ बंधे हुए या मसले हतन नहीं कर रहे? पहली बात देखें, आइन और कानून जिस बात की इजाजत नहीं देता हम क्यों करेंगे? बिल्कुल कोई बात ऐसी इमरजेंसी वाली या गवर्नर रूल वाली ना कोई टेबल पे है और ना ही होने जा रही है। सिर्फ एक एजेंडा है, नईम साहब के ऊपर उठाना है। अच्छा, एक और कमेटी बन गई है। पहले तो अब देखें, वफाक की बगैर इसमें मेडल किए हुए भी कमेटियां बन जाती थी। हमने पहले देखा ANP और MQM के लिए सिंध हुकूमत खुद ही कमेटी बना देती थी। आज इतनी ज़्यादा हमने समझा और कराची की आवाम समझने लगे कि शायद वज़ीर आज़म बड़ा इसको बारीकी से देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ इन्वॉल्व होंगे। नईम साहब, क्या देखते हैं इस डेवलपमेंट कमेटी का फ्यूचर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन आजमाए हुए से तवक्को लगाना ये भी ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने अकल भी दी है ना। तो मैं कराची के शहरी की हैसियत से आज बात करूँगा और मैं पूरा एहतराम करता हूँ, हमारे शौकत बसरा साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो PTI है जो ये कहती है कि 70 साल में ये हुआ, 70 साल में ये हुआ, तो पूत के पाँव तो पालने में नज़र आ जाते हैं। तो इनको कम से कम इन 2 साल 2.5 साल के अंदर ये कराची के बारे में इनकी जो डायरेक्शन थी ना, वो अगर हमें पता चल जाती तो हमें लगता है कि आइंदा इनका विजन भी है और ये कराची को कोई अहमियत भी देते हैं। मैं तो छोटी छोटी बातों से, आदाद व शुमार से बताऊंगा कि इनके नज़दीक कराची की क्या अहमियत है, लेकिन उससे पहले इस कमेटी के हवाले से कहूँगा कि जब ये बात चल रही थी कि इमरजेंसी हो जाएगी, ये बातें चलाने वाला कोई और नहीं था, इन्हीं PTI के जो विफाकी वज़रा हैं वो TV पे आके, चूंकि हर थोड़े दिनों में उन्हें मीडिया पे आना होता है, इवन MPs ये कह रहे थे, उनको प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको सोशल मीडिया पे तो खुद ही करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आने के लिए इनके कोई जो MNAs MPs स्पेशली कराची के जो हैं उनको ये प्रॉब्लम है, इनके वज़रा को भी, कि अपने वजारत का काम नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, कभी चाइना की एम्बेसी में पहुँच जाएंगे और कभी रिवाल्वर लगा लेंगे और कभी नाले साफ़ करना शुरू कर देंगे और बाद में ढाक के 3 पात। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने कहा कि हम कराची को विफाक के तहत लेने वाले हैं, इन लोगों ने बताया कि नहीं कराची को हम ये करने हैं, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कुछ भी नहीं करेंगे, इससे सियासी पॉइंट स्कोरेंगे, इसलिए कि ना हो सकता है जो चीज़ हो नहीं सकती, या तो आप कहें कि यार ठीक है हम ये करने जा रहे हैं, हम रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, हम गवर्नर रूल लगा देंगे, हमारे पास सारे जो है ना पॉइंट्स मौजूद हैं, जिस तरह हैदर भाई ने बताया इनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ये कैसे लगा सकते हैं? अगर किसी ने सवाल कर लिया कि सिंध हुकूमत तो है ही नाकाम, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, लेकिन फिर वफाक की कारकर्दगी भी तो बताओ ना कि कौन इमरजेंसी लगाने जा रहा है। तो सारे
टाइम फिश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि ये हमने राय किस बुनियाद पे कायम कर ली है। यानी आई एम सॉरी टू से ये बात हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी रही, बट बेस्ड ऑन व्हाट? अगर आप सारे सूबों की तरफ देखें और जब वो ये सवाल करते हैं तो हम सबसे पहले उनको इस बात पे कहने लगते हैं नहीं भाई आप अपने जवाब पहले दीजिए। लेकिन बात दरअसल सही है, अगर आप यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात करते हैं, ग्रास रूट तक इख्तियारात को तकसीम करने की बात करते हैं, तो ये फिर तमाम सूबों में होना चाहिए। हमने देखा कि पीटीआई ने जब पंजाब की हुकूमत संभाली तो सबसे पहले कहा गया हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, तो वहां पे भी मनी मैनेजमेंट के मसाइल उतने ही हैं। पीटीआई में भी हमने देखा कि जिनके पास केपीके की हुकूमत थी, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन पेपर थे, असल में काम वहां पे भी कोई नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ जो बुराई आती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे क्यों आती है, जब आइन के तहत अदरवाइज भी पॉलिटिकल जमातें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं तब यहाँ पे अवामी राब्ता कायम करने आते हैं, तब वोटर्स को वजीर आजम या प्रेसिडेंट कराची से होगा, लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं होना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं काम करना है तो फिर उनका इमेज क्यों खराब किया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, मैं वापस आऊंगी। नहीं भाई, इसी से बात शुरू करेंगे।